जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, कल से आप लोगों की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है। हिंदी का पहला पेपर आप लोगों का है, तो आज ही हम लोगों का अंतिम जंग है। अंतिम जंग टारगेट विद जितेंद्रा के संग। और इस अंतिम जंग में आप लोगों को यकीन मानिए 100% यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को आप लोग लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि समय ज़्यादा ना लेते हुए पहले प्रश्न से देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका का नाम बच्चों क्या है? सरस्वती। कौन सी पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी की? सरस्वती है। मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका का नाम क्या है? तो हंस है। मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी पत्रिका बच्चों? हंस। और गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका का नाम है प्रताप। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका का क्या नाम है बच्चों? हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का की रचना क्या है? पत्रिका क्या है? तो इनकी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। क्या है बच्चों? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। अब इसमें हमसे पूछा गया था प्रताप पत्रिका, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी जी को, या राधा कृष्णदास जी को। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें राधा कृष्णदास की रचना, तो इनकी कौन सी रचना है बच्चों? इनकी रचना है सत्य की खोज। क्या बच्चों? सत्य की खोज। किशोरीलाल गोस्वामी जी की कौन सी रचना है? इंदुमती। कौन सी रचना बच्चों? इंदुमती। और रामकुमार वर्मा जी का वीर हमीर है, चित्तौड़ की चिता है, और साहित्य समालोचन है। एक रचना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वीर हमीर। और कौन कौन सी हैं? तो चित्तौड़ की चिता है और साहित्य समालोचन है। जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, तितली, इरावती, प्रतिध्वनि, छाया और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी का हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है बच्चों? तो बता दीजिए कि किसकी है। जन्मेजय का नागयज्ञ क्या हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है, या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, या जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर सेठ गोविंद दास की रचना है? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें इसमें, तो हम लोग देखेंगे हरिकृष्ण प्रेमी जी का, इनका है स्वर्ण विहान। इनकी एक रचना है स्वर्ण विहान, और एक रचना इनकी बहुत फेमस है रक्षा बंधन। कौन सी रचना बच्चों? रक्षा बंधन। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सेठ गोविंद दास जी की रचना हम बता दे रहे हैं कौन सी है। कृष्ण कामनी है, होनहार है, होनहार। और कौन सी रचना है? व्यंग व्यर्थ संदेह। जयशंकर प्रसाद जी का है जन्मेजय का नागयज्ञ। एक नाटक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या अमरकांत जी हैं, या फिर जी सुंदर रेड्डी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है बच्चों विचार और वितर्क। कौन सी रचना है? विचार और वितर्क। विचार और वितर्क। जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। कौन सी रचना है? मेरे विचार। लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। अमरकांत जी की रचना की बात करें तो मित्र मिलन, सूखा पत्ता। कौन सा है बच्चों? सूखा पत्ता, मित्र मिलन। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी अमरकांत जी की हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कर्मभूमि। कौन सी है? कर्मभूमि है। और कौन सी रचना है इनकी?
इनकी रचना, सॉरी कर्मभूमि नहीं, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पर बच्चों, सारी चाहते हैं उसके लिए। और जो इनकी माता भूमि है, कर्मभूमि नहीं है, माता भूमि है। और इनकी रचनाओं में आप लोग देखेंगे तो राष्ट्र का स्वरूप है, और कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, ये सभी इनकी है। और जो डिप्टी कलेक्टरी है ये अमरकांत जी की रचना है। किसकी है बच्चों? तो ये अमरकांत जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक कौन से विधा की रचना है? कहानी है, या नाटक है, या गद्य गीत है, या फिर संस्मरण है? बच्चों अगर हम बात करें पागल पथिक की, तो पागल पथिक क्या है? गद्य गीत है, मतलब गद्य है लेकिन गीत के रूप में इसको लिखा गया है। पागल पथिक किसकी रचना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा निबंध लिखा है बच्चों? कविता क्या है, या फिर तुम चंदन हम पानी, या राष्ट्र का स्वरूप, या अशोक के फूल? तो अशोक के फूल किसका है बच्चों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप किसका है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। तुम चंदन हम पानी, ये किसकी रचना है? ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। तुम चंदन हम पानी और निबंध संग्रह है, ये भी ध्यान रखना। कविता क्या है, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगला कह रहा है कि गोदान के रचनाकार थे। गोदान के रचनाकार कौन थे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमृतलाल नागर? तो अमृतलाल नागर की अगर बात करें बच्चों, तो इनकी रचना है सेठ बांकेमल। कौन सी रचना? सेठ बांकेमल है। बूंद और समुद्र है, शतरंज के मोहरे है, ये किसकी रचना है? तो ये सभी अमृतलाल नागर की है। जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में प्रस्तुत प्रश्न है। और कौन सी रचना है जैनेन्द्र कुमार जी की बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी की और रचनाओं में जैसे आप लोग ने देखा है, बहुत सारी रचनाएं मैंने बताई है। और इनका त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है, ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन, ये सभी इनकी रचना है। तो गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? अज्ञेय जी हैं, या जय मुंशी प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं? तो बच्चों अज्ञेय जी की रचना में हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, और इत्यलम, ये सभी किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, सेवा सदन का ये सभी इनकी है। कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है, और प्रस्तुत प्रश्न है, ये सभी किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। तो अभी हम लोग किसको देखे? जयशंकर प्रसाद जी को हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है बेईमान की परत किस विधा की रचना है? कहानी है, या निबंध है, या फिर नाटक है, या फिर यात्रा वृत्तांत है? क्या है बच्चों? बेईमान की परत की विधा पूछी गई है। तो ये कौन सी विधा है बच्चों? तो ये विधा है निबंध। क्या है? निबंध है। और किसका है? तो ये परसाई जी का है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है बेईमान की परत। अगले पर चलते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है बच्चों? विचार प्रवाह है, या फिर प्रस्तुत प्रश्न है, या फिर पृथ्वी पुत्र है, या तब की बात और थी? तो बच्चों विचार प्रवाह किसका है? विचार प्रवाह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रस्तुत प्रश्न किसका है? तो प्रस्तुत प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार जी का। किसकी रचना है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अब एक ही रचना है तब की बात और थी, और ये क्या है? निबंध संग्रह भी है, और हरिशंकर परसाई जी की रचना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड
के संपादक थे? उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी थे, या युगल किशोर शुक्ल थे, या प्रताप नारायण मिश्र थे, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी थे? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है, लेकिन इनकी एक रचना बहुत ही फेमस है जो हिंदी की प्रथम कहानी भी है। कौन सी है बच्चों? इंदुमती है। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है? तो ब्राह्मण है। कौन सी पत्रिका बच्चों? ब्राह्मण पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका है बच्चों? हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। और जुगल किशोर शुक्ल जी की कौन सी पत्रिका है? उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी की प्रथम पत्रिका भी मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे। एक रचना है जैसे उनके दिन फिरे, ये किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। और किस विधा की रचना है पूछ रहे हैं? उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है कि नाटक है? जैसे उनके दिन फिरे क्या है बच्चों? तो ये एक कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा की है? कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी कृति है? पुनर्नवा, या फिर पृथ्वीपुत्र, या फिर आलोक पर्व, या फिर धर्म के फूल? कौन सी रचना है बच्चों? पुनर्नवा किसका है? तो पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पृथ्वीपुत्र किसका है? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। आलोक पर्व ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और धर्म के फूल ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीपुत्र। धर्म के फूल आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर महादेवी वर्मा, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं? कौन है बच्चों? तो निराला जी की रचना कौन कौन सी है? निराला जी की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं यामा है, अतीत के चलचित्र है, और कौन सा है? मेरा परिवार है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। और ये जो रचना आपकी है निराला की साहित्य साधना, ये किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना किस विधा की है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंहावलोकन जो रचना है ये किसकी है? तो यशपाल जी की है। इसकी विधा पूछ रहे हैं आत्मकथा है, या फिर रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या फिर कहानी है? तो बच्चों सिंहावलोकन जो यशपाल जी की रचना है ये कौन सी विधा की है? ये संस्मरण विधा की है। कौन सी विधा की बच्चों? संस्मरण विधा की है। अगला प्रश्न कह रहा है श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। जी सुंदर रेड्डी कौन सी रचना के लेखक हैं? सदाचार की ताबीज, या फिर साहित्य का श्रेय और प्रेय, या फिर मेरे विचार, या फिर मंथन? किसकी रचना, कौन सी रचना बच्चों? तो अगर हम बात करें सदाचार की ताबीज तो ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये है जैनेन्द्र कुमार जी की रचना। किसकी रचना बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी की। मंथन की बात करें तो मंथन रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मेरे विचार किसकी है? जी सुंदर रेड्डी जी की है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जी सुंदर रेड्डी की नहीं है? कौन सी नहीं? साहित्य और समाज नहीं है, या मेरे विचार नहीं है, या फिर भारत की एकता नहीं है, या वैचारिकी शोध और बोध नहीं है? तो बच्चों इसमें साहित्य की समाज भी इन्हीं का है, मेरे विचार भी इन्हीं का है, और वैचारिकी शोध और बोध भी इन्हीं का है। लेकिन भारत की एकता किसकी है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। किसकी है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। अब इसमें कह रहे हैं जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? जैसे उनके दिन फिरे ये किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, या फिर जैनेन्द्र कुमार का है, या फिर अमरकांत जी का है, या फिर हरिशंकर परसाई जी का है? फणीश्वर नाथ रेणु का कौन कौन सा रचना है बच्चों? तो मैला आंचल है, परती परिकथा है,
और मारे गए गुलफाम है। अगर हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में साहित्य का श्रेय और प्रेय है। और कौन सी रचना है? तो त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है, परख है, विवर्त है। ये सभी किसकी रचनाएं बच्चों? तो ये सभी जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं हैं। अमरकांत जी की अगर रचना बात करें तो अमरकांत जी की रचनाओं में मित्र मिलन है, सूखा पत्ता है, ग्राम सेविका है, और हरिशंकर परसाई जी का तट की खोज, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी किसका है बच्चों? तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी की रचना है और आपसे यही पूछा भी गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी रचना बच्चों? विंग्स ऑफ फायर। हरिशंकर परसाई जी की रचना जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो हरिशंकर परसाई जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो मेरे विचार, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात करें तो बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, और साथ ही साथ मेरे पिताजी जो संस्मरण है, ये भी इन्हीं की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? सबसे पहले तो ये जानिए कि साहित्य सहचर किसकी रचना है? तो साहित्य सहचर रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और कौन से विधा की है ये बताना, निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि संस्मरण है? तो कौन सी विधा है बच्चों? तो इसकी विधा है आलोचना। कौन सी विधा है? आलोचना विधा की ये रचना है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या जी सुंदर रेड्डी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार और वितर्क। और कौन सा है? पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं में कौन सा है बच्चों? इनकी रचनाओं में लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया और मेरे विचार। वासुदेव शरण अग्रवाल की भारत की एकता, भारत भूमि, माता भूमि और राष्ट्र का स्वरूप, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की। हरिशंकर परसाई का क्या है? भूत के पांव पीछे, तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं किसकी? हरिशंकर परसाई जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, मज़ा नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तभी आनंद आएगा। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, या फिर अमृत राय जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या विद्यानिवास मिश्र हैं? कौन है बच्चों? तो आप लोग चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें विद्यानिवास मिश्र जी की, तो विद्यानिवास मिश्र जी की कौन कौन सी रचना है? व्यक्ति व्यंजना और भारतीय संस्कृति के आधार। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे यामा है, और कौन सा है? तट की यामा है, और है मेरे विचार, और इनकी कौन सी रचना है? मेरे विचार नहीं, मेरा परिवार है, गलती हो गई है, मेरा परिवार है महादेवी वर्मा का, और अतीत के चलचित्र हैं। अमृत राय जी की बात करें तो कलम का सिपाही है, जो कि जीवनी विधा की है। और कौन है इसके? तो कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय जी हैं, और जीवनी है ये मुंशी प्रेमचंद जी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग रामविलास शर्मा जी की रचनाओं को बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? प्रगतिवादी युग है, या छायावाद है, या प्रयोगवाद है, या फिर द्विवेदी युग है? तो कौन से युग का है बच्चों? तो ये देखिए, छायावाद का और एक मिनट, द्विवेदी युग का नहीं हो सकता। छायावाद और द्विवेदी युग का ये नहीं है। तो फिर ये कौन से युग का हो सकता है? प्रगतिवाद या प्रयोगवाद में किसका है ये?
तो यह है अज्ञेय जी का। किसका बच्चों? अज्ञेय जी का है। और अज्ञेय जी का कहना था प्रयोग सभी कालों में हुआ है, प्रयोगवाद के संस्थापक थे, इसीलिए ये प्रयोगवादी युग की रचना है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसका है? किसकी काव्य पंक्ति है भैया? चलिए बता दीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, या मैथिली शरण गुप्त जी की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, या फिर नरेश मेहता जी की है? किसकी रचना है ये कथन? तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नरेश मेहता की बात करें तो इन्होंने लिखा है अरण्या, और क्या लिखा है? डूबते मस्तूल, और क्या लिखा है? प्रथम फाल्गुन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो ये इन्हीं की कथन है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र लिखा है, प्रेम माधुरी लिखा है, प्रेम प्रलाप लिखा है, भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। और मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना है बच्चों? साकेत, जो कि बहुत ही फेमस रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो प्रिय प्रवास इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहाँ पर है? प्रगतिवादी में, या फिर छायावाद में, या प्रयोगवाद में, या द्विवेदी युग में? कहाँ पर है बच्चों? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है प्रयोगवाद में। कहाँ पर हुआ है? प्रयोगवाद में ये हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का संपादन किया था, प्रकाशन किया था? कौन सी पत्रिका थी बच्चों? हरिश्चंद्र चंद्रिका थी, हरिश्चंद्र पत्रिका, या हंस था, या फिर कविवचन सुधा, या बाल बोधनी? तो हंस के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी। ये इनकी पत्रिका नहीं है। बाकी की जो 3 पत्रिकाएं हैं वो 3 की तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल बोधनी पत्रिका में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात किया था। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक बार सभी लोग लाइक शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, माटी की मूर्तें एक इसके लेखक हैं। माटी की मूर्तें के लेखक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? कौन है बच्चों? तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो पुनर्नवा है, और कौन सा है? साहित्य सहचर भी इन्हीं की रचना है, और बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, विचार और वितर्क, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर हम बेनीपुरी जी की बात करें तो बेनीपुरी जी की रचनाओं में है पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, और अम्बपाली। तो माटी की मूर्तें किसका है बच्चों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कविता कलाप, कविता कलाप है। और कौन सा है बच्चों? और इनकी रचनाओं में है काव्य मंजूषा। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी रचनाओं में है शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन हैं, या नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं? कौन है बच्चों? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में है आधुनिक साहित्य और भुलक्कड़ों का देश। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा, और मेरी तिब्बत यात्रा। बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में है शिशुपाल वध, नल दमयंती, और शिक्षादान। देखिए, अगर आप व्याख्या ढंग से सुन रहे हैं तो सारी व्याख्या आपको याद हो जाएंगी, बहुत सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर बात करें सरदार पूर्ण सिंह जी की तो इनकी रचना है अविचल ज्योत, खुले मैदान, खुले झुंड, और खुले लेख। खुले के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। शेखर एक जीवनी रचना की विधा क्या है बच्चों? कहानी है, या फिर जीवनी है, या फिर उपन्यास है, या आत्मकथा है? तो शेखर एक जीवनी जो रचना है ये है अज्ञेय जी की।
यहाँ जीवनी देखे बस सोच लिए कि जीवनी हो गया और मार दिए टिक, और ये हो गया गलत, आपका नंबर कट गया। तो सही क्या होगा? उपन्यास होगा। क्या सही होगा? उपन्यास होगा। कौन सा, किसका है? तो अज्ञेय जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। गलत युग्म आपको ढूंढना है कि किसका है। इंशाअल्लाह खां जी का है रानी केतकी की कहानी, क्या ये गलत है? या रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, या फिर माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर शिव प्रसाद सिंह का जोंक और जिंदगी और जोंक। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन जो गलत जोड़ा है वो क्या है? जिंदगी और जोंक वाला। तो जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक रचना है अमरकांत जी की। किसकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है। शिव प्रसाद हिंद, सितारे हिंद जिनको हम लोग कहते हैं, इनकी कौन सी रचना है? राजा भोज का सपना। इनकी कौन सी रचना है बच्चों? तो पहला प्रश्न है बच्चों कि भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं, या देव हैं, या फिर पद्माकर हैं, या मतीराम हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है बच्चों? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। केशवदास की रचना कौन है? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। और देव की रचना है भाव विलास। कौन सी रचना है? भाव विलास। और पद्माकर और मतीराम, इनका ये नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, या फिर रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, या फिर प्राकृतिक वर्णन है, या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा बच्चों कौन से उसमें किया गया था? तो ये आप लोगों का किया गया था वीरगाथा काल में। प्राकृतिक वर्णन किया गया है छायावाद युग में। और चित्रमयी कल्पना की जो प्रधानता है और चित्रमयी कल्पना की प्रधानता ये भी आपका उसी में है, लेकिन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियाँ अर्थात जो पुरानी आदतें हैं या पुरानी मान्यताएं हैं उनके प्रति विद्रोह की भावना प्रयोगवादी काव्य की विशेषता रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 1 है, या फिर 5 है, या 3 है, या 6 है। तो बच्चों एक तो हुआ रीतिबद्ध काव्य, दूसरा हुआ रीति मुक्त, दूसरा क्या है? दूसरा मुक्त है, और तीसरा क्या है? तो तीसरा सिद्ध है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 3 धाराएं बनती हैं। कितनी धाराएं बनती हैं? 3 धाराएं बनती। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन हैं? श्याम नारायण पांडे जी हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं। तो बच्चों जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? तो श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा की यामा है, निहार है, नीरजा है। सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनका पल्लव है, गुंजन है, बीड़ा, ग्रंथि और चिदम्बरा भी इन्हीं की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर हम लोग देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचना है बच्चों? तो इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी निराला जी की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये सभी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। मतलब जो बार बार जब मुनि लोग देखते हैं तो व्याकुल होकर के बहुत ही उकसाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उनके मन में बड़ी उत्सुकता आ रही है। और जब उनकी ये दशा देखते हैं तो हर गण अर्थात जो प्रभु शिव जी के गण हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। अब पूछ रहे हैं उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, या हास्य रस है, या करुण रस है, या वात्सल्य रस है। तो बच्चों यहाँ पर मुस्कान है अर्थात हास्य रस होगा, आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब जैसे आहुति के समान
वो चिता पर गिर पड़ी, यानी झांसी की रानी के लिए कहा गया है। और ज्वाला अर्थात लपट के समान चमक उठी, तो ये कहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास है, या फिर उपमा है, या श्लेष अलंकार है, या रूपक अलंकार है? तो बच्चों जहाँ सा सी से मिलने लगे, सा सी से अगर मिले तो समझ जाओ कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। सा सी से, सम, समान, सरिस, ये सभी क्या हैं? उपमा के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है? तो दोहा में क्या होता है? जैसे इसमें 3 चरण होते हैं, पहला और तीसरा, मतलब 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा। तो बच्चों जो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका ठीक उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा होता है सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे में क्या होता है? 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। अगला कह रहा है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुरूप शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? आ उपसर्ग है, या अन है, या अनु है, या फिर रूप है? अगर हम लोग बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें कौन सा है? अनु है। कौन सा है बच्चों? अनु है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, या द्वंद्व समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? तो राम कृष्ण का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम और कृष्ण। इसका विग्रह क्या होगा बच्चों? राम और कृष्ण, जो कि यहाँ पर कौन सा समास बना रहा है? तो ये आपका बना रहा है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला कह रहा है, वायु, समीर, बयार पर्याय हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं, या फिर तारे के हैं, या हवा के हैं, या फिर बादल के हैं? तो बच्चों सूर्य का भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और अगर बादल के देखें तो अम्बुद, जलद, नीलद, नीरद, तोयद, वारिद, ये सभी बादल के हैं। तारों की पर्यायवाची आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन, या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन, या इनमें से कोई नहीं? तो तस्मय ये सा का है। सा तम तेन तस्मय। तस्मय मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सा तम तेन तस्मय। तस्मय क्या है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। अगर कोई कथन संदेहपूर्ण है तो उसे क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे, या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, या संदेहात्मक वाक्य कहेंगे, या फिर नकारात्मक वाक्य? तो जब संदेह होगा तो जाहिर सी बात है उसको संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। तो आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मतलब मैं पत्र लिखूंगा, इसका कर्मवाच्य में परिवर्तित क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, या फिर मुझे पत्र लिखना है, या मैं पत्र लिख रहा हूँ, या फिर मुझे पत्र लिखना था? तो बच्चों मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा है? प्रतिदिन है, या आसपास है, या फिर बहुत है, या स्वयं है? स्थान की बात हो रही है, तो स्थान कौन से शब्द से पता चल रहा है? आसपास से। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या रामचंद्र शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों ये सारे गुण, यानी श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, ये सब कौन हैं? तो ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महादेवी वर्मा द्वारा
रचित रेखा चित्र है? कौन सा है? जिंदगी मुस्कुराई, या फिर अतीत के चलचित्र, या गांव की सांझ, या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू? कौन सा है बच्चों? कौन सा है? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क नामक रचना किसने किया है? जगदीश माथुर ने किया है, या फिर रामकुमार वर्मा जी ने, या जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर विष्णु प्रभाकर जी ने? तो बच्चों जो कोणार्क रचना का है, ये कोणार्क रचना लिखा है जगदीश माथुर ने। किसने लिखा है? जगदीश माथुर ने। अगला प्रश्न है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चलें ये किसने कहा है, लिखा है? धर्मवीर भारती लिखे हैं, या जयप्रकाश भारती, या अज्ञेय, या फिर मोहन राकेश? तो बच्चों बहुत से लोग भारती से ही केवल याद कर लेते हैं। भारती दो हैं, जयप्रकाश और धर्मवीर। तो धर्मवीर भारती ने नहीं, बल्कि इसको किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है बच्चों? कहानी है, या फिर उपन्यास है, या एकांकी है, या रिपोर्टाज है? तो ये क्या है? ये आपका एक रिपोर्टाज है। क्या है? एक रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल, या रीतिकाल, या भक्तिकाल, या फिर आधुनिक काल? तो बच्चों अगर हम बात करें तो केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं और रीतिबद्ध कवि हैं। इन्हें एक संज्ञा और दी जाती है केशवदास को, कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर सूरदास जी हैं? तो बच्चों भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु युग की समयावधि है 1900 से 1928 ईस्वी तक, या फिर 1800 से 1826 ईस्वी तक, या फिर 1919 से 1936 ईस्वी तक, या फिर 1868 से 1900 ईस्वी तक? तो ये कब से कब तक है बच्चों? तो ये 1868 से 1900 ईस्वी तक है, यानी डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ग्राम्या, या फिर स्वर्णधूलि, या कामायनी, या फिर युगांत? कौन सी रचना नहीं है बच्चों? तो अगर हम बात करें तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। और हमसे पूछा गया कि नहीं है, नहीं को ध्यान रखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? बिहारी लाल जी हैं, या पद्माकर हैं, या केशवदास हैं, या फिर घनानंद हैं? तो बिहारी लाल जी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध। पद्माकर और केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हा रघुनंदन हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। तो ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था दशरथ जी ने, जब राम चले गए थे वनवास में, उस समय का प्रसंग है। तो इसमें कौन सा है? वीर रस है, या फिर काव्य रस है, हास्य रस, या करुण रस, या रौद्र रस? तो अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें क्या है? इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है। और ये कहते हुए दशरथ जी ने अपना प्राणों को त्याग दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, या फिर रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो बच्चों इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है।
कि जिन आँखों से सब कुछ दिखाई देता है उस आँख को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये अपवाद है। आप लोग उत्प्रेक्षा में याद करते हैं कि जनु जानो मनु मानो, अगर ये सभी आ रहा है जनहु मनहु तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ देखिए जनु जानो मनु मानो नहीं है, फिर भी ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये प्रश्न भी हो चुका। अगला कह रहा है कि सोरठा के पहले एवं तीसरे छंद में पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? तो इसमें क्या 13-11 होती हैं, या 11-13 होती हैं, या फिर 11-11 होती हैं, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 13-11 मात्राएं नहीं होती, बल्कि 13-13 मात्राएं होती हैं। और 13-11 वाला गलत, ये भी गलत। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, सॉरी एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने दोहा वाला बता दिया। सोरठा के तीसरे और पहले चरण में 11-11 मात्रा होती है। कितनी होती है? 11-11। दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है? सु है, या सा है, या सुग है, या गम है? उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? शुरुआत में जुड़ते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सु उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सु। गम धातु में सु उपसर्ग जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नवरत्न में समास है। नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, या द्विगु समास, या तत्पुरुष समास, या फिर अव्ययी भाव समास? तो नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रमुख हो, तो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना है। क्या नहीं है? भू नहीं है, या फिर धरा नहीं है, या वसुधा नहीं है, या प्रसून नहीं है? तो बच्चों भू, धरा और वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन प्रसून का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। तो इसलिए आपका ये प्रसून वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, कौन सा है? द्वितीया विभक्ति एक वचन, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर तृतीया विभक्ति एक वचन? तो त्वम से बनता है, युवाम से चलता, मतलब हाँ युष्मद का है। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, एक वचन की 7 विभक्तियां का। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। तो त्वाम कहाँ आ रहा है? दूसरे नंबर पर, यानी द्वितीया विभक्ति एक वचन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4 हैं, कि 8 हैं, या फिर 2 हैं, या 5 हैं? तो बच्चों अर्थ के आधार पर जब देखेंगे तो वाक्य का 8 भेद होगा। रचना के आधार पर 3 भेद होगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की, या विशेषण की, या फिर कर्ता की, या फिर कर्म की? किसकी प्रधानता होती है बच्चों? तो कर्तवाच्य में जब बात करेंगे तो कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, और क्रिया और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह पद कहलाते हैं। जिनका अलग अलग रूप मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी पद कहेंगे, या अविकारी पद कहेंगे, या प्रत्यय पद कहेंगे, या अव्यय पद? तो विकार मतलब परिवर्तन। तो अलग अलग रूप तब मिलेगा जब परिवर्तन होगा, यानी विकारी पद ही। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में, जिसमें क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये प्रत्येक प्रश्न आपका क्या होगा? 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर का टोटल होगा। यहाँ कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, जैसे पूरी दुनिया में
अलग अलग धर्म के जो भी लोग बसे हुए हैं वे सभी लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। और क्या कहा कि जो मतलब जिस तरह से यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। मतलब अलग अलग धर्मों के संप्रदायों की गिनती भी यहाँ पर आसान नहीं कार्य नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी जातियों के लोग हैं इस देश में। तो उसी पर करें, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। अब इसमें पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा भैया? संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत किया गया है, अर्थात लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। लेखक इसके कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला कह रहा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है? तो लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं जातियों के लोग रहते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या है, पहले इसको देख लीजिए। रेखांकित अंश यहाँ से है ये कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। अब इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से देख लीजिए। हाँ, रेखांकित अंश की व्याख्या पहले देख लीजिए। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश ना होकर कई देशों का समुच्चय है। इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही आभास मिलता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सब ने एक में मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा में मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर दीजिएगा कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनकी साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। जैसे जब हम दूर की चीज़ों को सोचते हैं, दूर के ढोल को सुनते हैं तो अच्छी लगती है, और जब उसके करीब में जाते हैं तो उसकी कर्कशता कानों में तकलीफ देने लगती है। अब इसमें आप लोगों से कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं, एक पाठ है क्या लिखूं नामक संकलित ललित निबंध से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है बच्चों? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कह रही है कि आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है। जैसे कोई युवा व्यक्ति अपने भविष्य को देखता है, उसके बारे में चिंता करता है, उसी प्रकार से आज का साहित्यकार भी है।
किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। क्या कहा कि जैसे एक युवा व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, वैसे ही साहित्य भी बदलता रहता है, हमेशा नया ही नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं, अब देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें पहला प्रश्न मतलब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है। तो भैया प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है, ऐसे साहित्य से है जिसमें भविष्य का गौरव निहित हो। अब अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जिसमें कह रहा मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो सो ही मेरे रस खान सो तेरे कहे सब सांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पखा मतलब मोर का पंख सिर ऊपर राखी हूँ, मतलब सिर के ऊपर रखूंगी। कौन कह रही है, एक गोपी कह रही है कि मैं भगवान कृष्ण के लिए मोर के पंख को सिर पर रख लूंगी, गुंजे की माला को गले में पहन लूंगी, पीताम्बर ओढ़ लूंगी, लकुटी मतलब कंबल, कंबल को लेकर के लाठी को लेकर के वन में गायों और ग्वालबालों के संग में भ्रमण करूंगी। मैं वो सारे काम, रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि मैं वो सारे काम करूंगी जो मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं। लेकिन मुरलीधर अर्थात भगवान कृष्ण की उस मुरली को ना तो मैंने कभी अपने होठों पर रखा है और ना ही कभी अपने होठों पर रखूंगी। अधरान धरी अधरान धरोंगी, मतलब ना तो अपने होठों पर रखा है और ना ही कभी उसे अपने होठों पर रखूंगी। संदर्भ कह रहे हैं तो बच्चों आप लोग संदर्भ लिख लेंगे, बस मैंने संक्षिप्त में लिख लिया है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है कि सवैया है, तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सवैया नामक शीर्षक से संकलित लिया गया है और इसके रचयिता रसखान जी हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहे हैं, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है बच्चों, वो एक गोपी कह रही कि हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी। क्या कहती है कि हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, गले में वनमाला धारण कर लूंगी, पीताम्बर ओढ़ करके लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। और अगला इसमें कह रहा है कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है, मतलब कौन कौन सी लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है। तो कृष्ण के वियोग में गोपियों ने सिर पर मोर पंख धारण करने, गले में गुंजा की माला पहनने, पीताम्बर ओढ़ने, ग्वाल बालों के संग साथ वन में लाठी लेकर गाय चराने जैसी कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करना चाहा है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अथवा में इसको कर देना। और ये क्या है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ऊधो से कह रहे हैं कि हे ऊधो मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ, ब्रज मुझे बहुत याद आता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, क्या क्या उसमें याद आ रहा है, वो वृंदावन याद आ रहा है, वो गोकुल के बाग बगीचे याद आ रहे हैं और वहाँ पर जो सघन कुंजे की छाया है वो भी मुझे याद आ रही है। प्रात समय जसुमती और नंद देख सुखी पावत, मतलब प्रातः समय सुबह सुबह के समय यशोदा मैया और नंद बाबा देख करके मुझे सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, मतलब मक्खन रोटी दही सजाओ ये सभी बहुत ही प्रेम के साथ, अतिहित मतलब अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात,
मतलब मैं पूरे दिन गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था और प्रत्येक दिन हंसता था और उनसे नाराज भी होता रहता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके बारे में यदुनाथ अर्थात यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण जी चिंता करते हैं, अपना प्रेम लगाए बैठे हुए हैं। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है, तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है संदर्भ, और संदर्भ में आपको पता चल चुका होगा कि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से उद्धृत है, जो आपके इसमें पाठ में पद नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से? पद नामक। रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन, गोकुल की वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। और इसमें तीसरा कह रहा है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं, अर्थात भुला नहीं पा रहे हैं कृष्ण जी। तो बच्चों, श्री कृष्ण जी को ब्रज के वन उपवन, सघन कुंज की छाया, माखन रोटी एवं दही खाना, गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलना आदि बातें विस्मृत नहीं होती हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ से एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यूपी एमएसपी वाला जारी ये मॉडल पेपर आप लोगों का चल रहा है, और आप लोगों को बता दें कि इससे बाहर आपका आने के चांसेस भी कम हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब संस्कृत गद्यांश 2 दिया जाएगा और 2 में से किसी एक का आपको अनुवाद करना होगा, वो भी संदर्भ सहित। तो क्या है? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। आपको पता चल गया होगा, प्रस्तुत संस्कृत खंड गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसमें क्या कहा? इयम नगरी मतलब ये नगरी, विविध धर्माणा मतलब अनेक धर्मों की, संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। ये नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मा अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर के अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृत्रिम लोके विश्रुता। न केवल दर्शन शास्त्र में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रस्य कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की शाल और साड़ियाँ देश पूरे देश में सभी जगह पर पसंद की जाती हैं। आप चाहें तो इस हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे तो आप दोबारा से इसको जब चाहेंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? अथवा में है कि अस्माकं संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमेशा गतिशील रहती है। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रहती है। मानव जीवन संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए ये समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नयाम शक्ति चा प्राप्नोति और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी चा, जहाँ पर
कोई भी कल्याणकारी उपाय होता है तदत्र सहर्ष गृहीत भवति, वहाँ से बहुत प्रसन्नता के साथ इसे ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा, जिससे कि जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा मतलब सत्य की सम्मान, सर्वभूतेषु समभावः सभी के बीच में समान भाव, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता चेति और आचार में दृढ़ता, आचरण में दृढ़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी समाप्त हुआ। इसका आप देखिए कौन से पाठ से है, तो भारतीय संस्कृति से हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब एक दो होंगे तो किसी भी एक का कर देना। अब ये कह रहे हैं माता गुरुतरा भूमि, माता मतलब माता जी, गुरुतरा मतलब बड़ी हैं या महान हैं, भूमि माने भूमि से, माता भूमि से अधिक महान है। खात पितोच्चतस्तथा, और पिताजी का स्थान कहाँ है, खात अर्थात खाई यानी गर्त से भी बहुत ऊंचा है पिताजी का स्थान। मनः शीघ्रतरम वातात, और मन वायु से भी अधिक तेज है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनके से भी अधिक तेज ज्वलनशील है। कौन से पाठ से है बच्चों, तो ये जीवन सूत्राणि से है। कौन से पाठ से है, जीवन सूत्राणि से है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर सकते। ये क्या कह रहा है बच्चों, आपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडिता। आपदो दूरगामी चा मतलब अपढ़, अपदो मतलब बिना पैर के भी, दूरगामी चा दूर जा सकता है, साक्षरो ना चा पंडिता और साक्षर ना होते हुए भी, शिक्षित ना होते हुए भी पंडित है। अमुख स्फुट वक्ता मतलब अमुख है अर्थात बिना मुख के है, मौन होते हुए भी स्फुट वक्ता स्पष्टवादी है। यो जानाति सा पंडिता, जो उसके बारे में जानता है वही पंडित है। और ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें आप लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, और एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। कम से कम कुछ कमेंट आता रहे तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहता है। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, और आप लोगों का सपोर्ट ही चैनल को इस स्तर तक लाया है। अगला कह रहा बच्चों, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जिसमें क्या है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। पहला ही भाग है। तो चलिए हम लोग ज्योति जवाहर, चूँकि हमारे गोंडा जिले का भी है इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ज्योति जवाहर का खंड काव्य हो जाए। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व पर केंद्रित है। इसमें किसी एक कहानी या घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से नेहरू जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को भारत की समग्रता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य का आरंभ, कह रहे हैं कि काव्य का आरंभ नेहरू जी के अलौकिक रूप के वर्णन से होता है। कवि कल्पना करता है कि नेहरू जी भारत भ्रमण पर हैं और संपूर्ण भारत उनके व्यक्तित्व में समाहित है। राजस्थान उन्हें अपनी वीरता और त्याग प्रदान करता है, तो हिमालय उन्हें अपनी ऊंचाई और दृढ़ता देता है। दक्षिण भारत उन्हें अपनी कला और संस्कृति से सुशोभित करता है। कवि ने नेहरू जी को भारत का मुकुटमणि और युग का अवतार माना है। उनकी नज़र में नेहरू जी केवल एक व्यक्ति नहीं
बल्कि वह शक्ति हैं जिसमें अशोक की शांति, बुद्ध की करुणा, प्रताप का स्वाभिमान और शिवाजी की वीरता का समन्वय है। इस प्रकार इस खंडकाव्य की कथावस्तु नेहरू जी के महान लोकनायक और समन्वयवादी व्यक्तित्व का गुणगान है, जिसे कवि ने भारत के विभिन्न प्रदेशों और प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से व्यक्त किया है। अथवा मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, और इसे बच्चों में पहले से ही करवा चुका हूँ, तो इसमें आपको नहीं करवा रहा हूँ। खंड खा में कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। कोई एक करना है जो आपके जिले का निर्धारित हो। खंडगा में कह रहा है कि अग्र पूजा खंडकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। और फिर क्या कह रहा है, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। अब देखिए जय सुभाष के नायक कौन है, तो जय सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो ऐसे ही चा में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखना है, अथवा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर 6 नंबर में कह रहा है कि कर्ण खंडकाव्य के आधार पर द्यूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद में बच्चों जा नंबर में कर्मवीर भरत आ गया, और इसमें कह रहे हैं कि कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा क्या करना है, अथवा कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आगमन सर्ग की कथावस्तु लिखनी है। इसके बाद में झा नंबर में है कि तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा तुमुल खंडकाव्य के राम मिलन और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। मतलब इसमें से आपको कोई एक करना है। अगला कह रहा है, अगले प्रश्न में हम लोग पहुंच गए, और इसमें कह रहा है का नंबर कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। देखिए सबसे पहले तो आप लोग भी ऐसे करना कि संक्षिप्त परिचय पेपर में पहले एक कोने पर किसी कार्नर पर लिख देना। जैसे संक्षिप्त परिचय में क्या है, संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1974 ईस्वी में, जन्म स्थान बिहार में बेगूसराय जिला। अब जब संक्षिप्त आप लिखे रहेंगे तो नंबर बेहतर मिलता है। फिर क्या कह रहे हैं, शिक्षा में BA, इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया था। रचनाओं में संस्कृति की 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, मिर्च का मज़ा, चित्तौड़ का साका, धूप छाँव, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कामधेनु, चक्रवाल, नीम के पत्ते, नीले कुसुम, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, प्रणभंग, धूप और धुआं आदि। ये सभी क्या है बच्चों, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचना। अब यहाँ से शुरू करेंगे जीवन परिचय। मतलब चाहे तो आप कार्नर पर पहले संक्षिप्त में लिख दें, और अगर नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय में कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 1908 ईस्वी में हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल जिसको बोलते हैं परीक्षा मोकामा घाट
HE स्कूल से पास किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आगे चलते हैं। पटना विश्वविद्यालय से BA पास करने के उपरांत मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। तदंतर भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने हिंदी की सेवा की। 1972 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनके उर्वशी नामक काव्य पर 1,00,000 रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखना है, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला है। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया था। 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। प्रतिनिधि लेखक तथा कवि के रूप में इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। 1974 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। रचनाओं में क्या है, दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में ही लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे सांस्कृतिक रचना में क्या है, तो संस्कृति के 4 अध्याय हैं और हमारी सांस्कृतिक एकता है। बच्चों के लिए अगर कविता संग्रह देखें तो इसमें है मिर्च का मजा, चित्तौड़ का साका और धूप छाँव। ये बच्चों के लिए कविता लिखी है इन्होंने। इसके बाद में कविता संग्रह में अगर देखें तो इनका है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कामधेनु, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीले कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषिती और चक्रवाल। ये इनके क्या है बच्चों, कविता संग्रह है। महाकाव्य में इन्होंने 3 महाकाव्य लिखा है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये 3 इन्होंने लिखा है। खंड काव्य देखें तो इसमें इन्होंने प्रणभंग लिखा है। और वर्णनात्मक काव्य में क्या लिखा है, बारदौली विजय, बापू और इतिहास के आंसू और दिल्ली। अब इसके बाद बच्चों चलते हैं खा वाले पर। और खा वाले में कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें क्या है, बिहारी लाल जी या फिर सूरदास जी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए हम लोग देखेंगे बिहारी लाल जी की जीवन परिचय को। क्या है बच्चों, स्मरणीय तथ्य में इनका जन्म कब हुआ, तो 1595 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ है, तो बसवा गोविंदपुर ग्वालियर में। और मृत्यु कब हुई, तो 1663 ईस्वी में। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। क्या नाम है, केशव राय चौबे। रचना में बिहारी सतसई, जो कि 719 दोहों का संग्रह है। जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में कह रहे हैं, रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा यानी बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। इनके गुरु कौन थे, तो आचार्य केशवदास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहाँ से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वैसे भी अगर ससुराल में आप भैया 2-4 दिनों के लिए हैं तब तक तो सम्मान मिलेगा, 2-1 दिन। लेकिन अगर पर डे हैं तो ससुराल में उचित सम्मान नहीं मिल पाएगा। फिर वो सम्मान भी अपमान जैसा सम्मान मिलेगा। वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। जब ये राजा जय सिंह के यहाँ गए तो उन्हें सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। कौन सा दोहा लिखकर भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो,
आगे कौन हवाल। मतलब ना कोई पराग है, ना कोई मधु अर्थात कोई मधुमास का महीना है, ना ही इस समय कोई विकास है, फिर भी आप अली कली अनेस भंवर कले के बीच में ही फंसे हुए हैं, सुंदरी के बीच में ही फंसे हुए हैं, तो आगे का क्या हाल होगा। और होता क्या है, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देते थे। 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। रचना में बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई, जो कि 719 दोहे इसमें हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचा दीजिए। क्या कह रहे हैं, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलो लिख देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी को कोई भी दुख ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। किसी भी 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है। तो भैया विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति। विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्व की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। इति मतलब यही भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल में है, उसकी जड़ में है। अगला कह रहे हैं का संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते। किसकी संस्कृति, कौन सी संस्कृति हमेशा गतिशील है। तो भारतीय संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते, मतलब भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील है। अगला कह रहे पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया। तो पुरुराजा अलच्छेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने अलच्छेन्द्र के साथ में, सिकंदर के साथ में युद्ध किया। अगला कह रहे हैं चंद्रशेखरा कहा सी। चंद्रशेखर कौन था। तो यह चंद्रशेखरा एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्चासीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, इसको एक बार सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण है, विज्ञान अभिशाप या वरदान है, यातायात के नियम हैं और जनसंख्या लाभ या हानि है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यातायात के नियम पर। यातायात के नियम हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नियम हमें सड़क पर सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा करने में मदद करते हैं। यातायात के नियमों का पालन करना न केवल हमारी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यातायात के नियमों का महत्व देख लेते हैं। तो निम्नलिखित है क्या, सुरक्षा है। यातायात के नियम हमें सड़क पर सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। और क्या, सुचारू यातायात है, यानी यातायात के नियम सड़क पर सुचारू यातायात को भी सुनिश्चित करते हैं। और क्या करते हैं, दुर्घटनाओं को रोकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, तो दुर्घटनाओं को रोकना, यानी कि यातायात के नियम दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। नियमों का पालन, यातायात के नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रमुख नियम क्या क्या हैं। तो प्रमुख नियम में जैसे कि हेलमेट पहनना है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सीट बेल्ट पहनना है, तो इसमें क्या है, कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। स्पीड लिमिट की बात करें तो सड़क पर निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करना भी अनिवार्य है। और क्या है, ट्रैफिक सिग्नल का पालन
ये भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना अनिवार्य है। नशे में वाहन ना चलाना, तो नशे में वाहन चलाना एक अपराध है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करना, यानी वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना भी अपराध है। इसके बाद में यातायात के नियमों का उल्लंघन में क्या है बच्चों, तो इसमें कह रहे हैं कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित दंड लग सकता है। जैसे कि जुर्माना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है। लाइब्रेशन मतलब जब्त हो जाता है। लाइसेंस है या गाड़ी है उसको जब्त कर लिया जा सकता है। और जेल भी हो सकती है, जेल भी हो सकता है। कैसे? यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो यातायात के नियम हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नियम हमें सड़क पर सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा करने में मदद करते हैं। यातायात के नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो। तो लिख देते हैं भैया, सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, उत्तर मध्य रेलवे, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाओं की कमी के संबंध में शिकायत। महोदय, मैं आपको यह पत्र लिखने के लिए मजबूर हूँ कि मैं हाल ही में आपकी ट्रेन से यात्रा करके आया हूँ और मुझे बहुत ही खराब अनुभव हुआ है। ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाओं की बहुत ही कमी है, जिसके कारण मेरी यात्रा बहुत ही असुविधाजनक रही है। मुझे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि साफ सफाई, ट्रेन के कोचों में साफ सफाई की बहुत ही कमी है। सीटों पर धूल और गंदगी जमी हुई थी और बोगी में बदबू आ रही थी। पानी की कमी भी देखने को मिली। ट्रेन में पानी की बहुत ही कमी थी। पानी के नल खराब थे और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। और क्या था बच्चों? टॉयलेट की स्थिति। टॉयलेट की स्थिति में क्या है? ट्रेन के टॉयलेट बहुत ही गंदे थे, उनमें बदबू आ रही थी और पानी की व्यवस्था नहीं थी। फैन और लाइट की समस्या भी रही है। ट्रेन के कोचों में फैन और लाइट की समस्या थी। फैन काम नहीं कर रहे थे और लाइट बहुत ही कम थी। खाने की बात करें तो खाने की व्यवस्था में, ट्रेन में खाने की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। खाने की गुणवत्ता बहुत ही खराब थी और समय पर खाना नहीं मिल रहा था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाओं की व्यवस्था करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। आपका विश्वास पात्र। का खागा नाम नहीं लिखना है, दिनांक डाल देना है जिस दिन परीक्षा होगी, यानी आपको अब यहाँ पर 18/2/2026 ही डालना होगा। अथवा मान लीजिए आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये करना होगा कि अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है। इस पेपर के साथ में आप लोगों को कल वाली परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अपने पर विश्वास रखिएगा और पूरी परीक्षा में जो भी प्रश्न आपको बेहतर आता है उस प्रश्न को करके आना। आत्मविश्वास आपकी सफलता की सबसे बड़ी जड़ है। इसी के साथ आप लोग अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन दबा देना। आपको कल शाम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का प्रश्न प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग क्लास को इसे लाइक करके अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अभी टाइम है, सभी लोग इसको पढ़ लें। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना
आप लोगों को एक बार पुनः परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। बेहतर करके आएंगे, विश्वास रखिए। मिलते हैं फिर कल शाम सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।